तीसरा सबक, अपने काम से काम रखो, अपना काम शुरू करो। 1974 में रे क्रोक, जो मैकडॉनल्ड का बानी था, इसे अस्टेन में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की MBA की क्लास से खिताब करने के लिए कहा गया। मेरा एक अजीज तरीन दोस्त केथ MBA की जमात का तालिब इल्म था। एक ज़बरदस्त रूह पर तकरीर के बाद जब जमात मुंतशर हुई तो तालिब इल्मों ने रे को मदऊ किया कि वो इनके साथ बैठकर चंद बियर के जाम पिए। रे ने हामी भर ली, मैं क्या कारोबार करता हूँ। जब तमाम तालिब इल्मों ने अपने अपने जाम हाथों में पकड़ लिए तो रे ने पूछा। किसी ने जवाब ना दिया। रे क्रोक ने एक बार फिर पूछा, तुम्हारे ख्याल में मेरा कारोबार क्या है? तालिब इल्म हंस दी और आखिरकार एक बहादुर तालिब इल्म ने चिल्ला कर कहा, रे दुनिया में कौन नहीं जानता कि तुम बर्गर्स के कारोबारी हो। रे खामोशी से हंसा, मेरा ख्याल था कि तुम यही कहोगे। वो कुछ देर रुका, फिर कहने लगा, ख़वातीनो हजरात, मैं बर्गर्स का कारोबार नहीं करता। मेरा असल कारोबार जायदाद की खरीदो फरोख्त है। केथ ने मुझे बतलाया कि रे ने अच्छा खासा वक्त तफसील बताने में सर्फ किया। मंसूबे के तहत इनका बुनियादी मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने नाम के हकूक़ मस्तार कराना था, मगर जिस चीज़ को इसने हमेशा पेश नज़र रखा वो फ्रेंचाइज़ का जाए वकू था। वो जानता था कि जायदाद और इसका महल व वकू हर फ्रेंचाइज़ को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए सबसे अहम नुक्ता था। बुनियादी तौर पर हर शख्स जो ये हकूक़ खरीदता वो इसके लिए रकम अदा करता और रे क्रोक ऑर्गेनाइजेशन को ज़मीन की रकम भी अदा करता जहां इसने कारोबार शुरू करना होता। इसका नतीजा ये है कि मैकडॉनल्ड के पास इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी जायदाद है। यहाँ तक कि कैथलक चर्च से भी ज़्यादा जायदाद इसकी मालिकियत है। आज मैकडॉनल्ड के पास अमेरिका और दुनिया के ममालिक में इंतहाई महंगे ज़मीन के टुकड़े मौजूद हैं और बड़ी बड़ी महंगी शाहराहों और चौकों में इसकी जायदाद पर मैकडॉनल्ड के मराकज़ कायम है। केथ ने कहा कि इसकी ज़िंदगी में ये सबसे अहम सबक था। आज केथ ने कारें धोने के मराकज़ कायम किए हुए हैं, मगर इसका असली कारोबार जायदाद की खरीदो फरोख्त है। पिछला बाप इस बात पर ख़त्म हुआ कि अक्सर लोग अपनी निस्बत दूसरों के लिए काम करते हैं। पहले वो आप कंपनी के मालिकान के लिए काम करते हैं, फिर हुकूमत के लिए काम करते हैं और फिर इस बैंक के लिए पैसे बनाते हैं जिसे हर माह बाकायदगी से इन्होंने रहन की किस्त अदा करना होती है। जब मैं छोटा था तो मैकडॉनल्ड आसपास नहीं होता था, लेकिन मेरे अम्मी डैड ने मुझे और माई को वही तालीम दी जो क्रोक ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में तालिब इल्मों को बतलाया। यह अमीरों का राज नंबर 3 है और वो राज ये है, अपने काम से काम रखो, अपना काम करो। आमतौर पर माली कशमकश की वजह यही होती है कि लोग ज़िंदगी भर दूसरों के लिए काम करते हैं और जब आखिरकार वो काम करना बंद करेंगे तो इनके पास कुछ भी ना होगा। एक बार फिर एक शक्ल के ज़रिए जो 1000 लफ्ज़ों के मसावी है मैं वजाहत पेश करता हूँ। ये शक्ल आमदनी और बैलेंस शीट की है जो रे क्रोक की नसीहत की अक्कासी करती है। आमदन मालिक के लिए काम, अखराजात हुकूमत के लिए काम, माली बोझ बैंक के लिए काम, असासा अपना कारोबार। हमारे मौजूदा तलीमी निज़ाम में ज़्यादा ज़ोर इस बात पर है कि तालिब इल्म की तलीमी इस्तेदाद में इजाफ़ा करके इसे अच्छी नौकरी हासिल करने के काबिल बनाया जाए। इनकी ज़िंदगी तनहा के गिर्द घूमती रहेगी और यहाँ जैसे कि पहले बताया गया इनकी तवज्जो आमदनी के कालम पर मरकूज़ रहेगी और फिर वो अपनी तलीमी इस्तेदाद को मज़ीद बढ़ाने के लिए और पेशा वराना महारत के लिए ऊँचे दर्जे के स्कूलों में जाएंगे ताकि इंजीनियर, साइंसदान, बावर्ची, पुलिस अफसर, आर्टिस्ट, मुसन्निफ वगैरह बन सकें। इनकी तलीमी काबिलियत की बदौलत वो कारकुनों के गिरोह में शामिल हो जाते हैं और पैसे के लिए काम में जत जाते हैं। तुम्हारे कारोबार और पेशे के दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ तुम्हारा कारोबार क्या है और वो कहते हैं मैं बैंकर हूँ। फिर मैं इनसे पूछता हूँ क्या वो बैंक के मालिक हैं और आमतौर पर वो कहते हैं नहीं, मैं वहाँ काम करता हूँ। इस सूरत में इन्होंने अपने पेशे को कारोबार से गुडमुड कर दिया है। पेशे के लिहाज से वो बैंकर हैं
मगर फिर भी इन्हें कारोबार की हाजत है। रैकरोक अपने पेशे और कारोबार के फ़र्क से आगाह था। इसका पेशा एक ही था, वो एक सेल्समैन था। एक ज़माने में वो मिल्क शेक के मिक्सर बेचा करता था और फिर जल्द ही वो हम बर्गर के फ्रेंचाइज बेचने लगा। पेशे के लिहाज से वो फ्रेंचाइज ज़रूर बेचता था, मगर इसका कारोबार जायदाद की खरीदो फरोख्त था और इस तरह वो दौलत जमा कर रहा था। स्कूल में एक मसला होता है कि जिस तरह की तालीम तुम्हें दी जाती है तुम वही बन जाते हो। चनाचा अगर तुम खाने पकाने के बारे में सीखते हो तो चीफ यानी बावर्ची बन जाते हो। अगर तुम कानून की तालीम हासिल करते हो तो वकील बन जाते हो और अगर कारों की मरम्मत का काम सीखते हो तो तुम एक कारीगर बन जाते हो। तालीम के लिहाज से पेशा कबूल करने में एक हामी है कि लोग अपने कारोबार के बारे में भूल जाते हैं। वह तमाम ज़िंदगी दूसरों का काम संवारने में गुजार देते हैं। वो अमीर से अमीर तर होते जाते हैं और आखिर में इनके हाथ कुछ भी नहीं आता। मालियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर शख्स का ज़ाती कारोबार होना चाहिए और यह कारोबार तुम्हारे असासाजात के कालम के गिर्द घूमता है। जैसा कि पहले मैंने कहा है कि नंबर 1 असूल यह है कि असासा और माली बोझ के दरमियान फ़र्क को अच्छी तरह पहचाना जाए और फिर असासे खरीदे जाएं। अमीर लोग अपने असासों के कालम पर निगाह रखते हैं और इसे पुर करने में लगे रहते हैं, जबकि दूसरे आमदनी की रिपोर्टों को पढ़ाने में वक्त गुजार देते हैं। इसलिए अक्सर औकात में ये बात सुनते हैं, मेरी तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए, काश मेरी तरक्की हो जाती, मैं वापस कॉलेज जाकर पेशा वराना तालीम हासिल करूँगा ताकि ज़्यादा पैसे कमाऊँ, मैं काम के घंटों में इजाफा करूँगा, मुझे एक और नौकरी करनी पड़ेगी, मुझे एक दूसरी नौकरी मिल गई है जहाँ तनख्वाह ज़्यादा है। कुछ हलकों में ये हालात काबिल कबूल हैं, ताहम अगर आप रेक रोक की बात पर तवज्जो दें तो अभी भी आपने अपना कारोबार शुरू नहीं किया। क्यों ना कि अगर आप तवज्जो दें तो पता चलेगा कि अभी भी आपकी तवज्जो आमदनी के कालम पर मरकूज़ है और ये इसी सूरत में किसी शख्स को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी अगर वो अपनी बचत को ऐसे असासे रिदरे में सर्फ करेगा जिनसे इसकी आमदनी में इजाफा हो। गरीब और मौसत तबके के लोग बुनियादी तौर पर रुपया बड़ी मुश्किल से निकालते हैं। इसका मतलब ये है कि वो खतरात मोल नहीं ले सकते, क्यों ना कि इनमें मालियाती बुनियाद का फुकदान है। वो अपनी नौकरियों से चिमटे रहते हैं और खतरा नहीं लेते। जब लाखों की तादाद में नौकरी से फारग किया गया तो अक्सर लोगों को अंदाज़ा हुआ तो सिर्फ इनका अपना एक घर था जो इनका सासा था और वो इन्हें ज़िंदा निगल रहा था। ये घर जो इनका सासा था आमदनी के बजाय इनके माल को बाकायदगी से हर माह खा रहा था और कार जो इनका दूसरा सासा था वो भी इन्हें ज़िंदा चट कर रही थी। गराज में रखे हुए गोल्फ क्लब जो कभी इन्होंने $1000 में खरीदे थे अब इनकी कीमत बिल्कुल गिर गई थी। नौकरी के तहव्वुज़ के बना पर वो बिल्कुल कंगाल हो चुके थे। जिन एशिया को वो असासों का दर्जा देते थे मुश्किल वक्त में वो इनकी मदद से कासर रहे। मुझे यकीन है कि हम में से हर एक ने घर और कार तो कर्ज पर लेने के लिए बैंक के कर्जा फार्म्स की हाना पूरी की है। नेटवर्थ जो मजमूई हैसियत के कालम पर निगाह डालनी ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि इसमें बैंक कवानीन और हिसाबदानों के नज़रिए के मुताबिक असासों की तारीफ़ की गई होती है। चनाचा मैंने एक दिन बैंक से कर्जा के असूल के लिए मेरी माली हालत मुस्तकना थी अपने गोल्फ क्लब्स मसूरी की शाहकार किताबें स्टीरियो टेलीविज़न अरमानी स्वीट्स गड़ियाँ जूते और दूसरे ज़ाती सामान को भी शामिल किया ताकि मेरे असासों में इजाफा हो। लेकिन मेरी कर्जे की दरख्वास्त को रद्द कर दिया क्यों ना कि मैंने जायदाद में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की थी। कर्जा मंजूर करने वाली कमेटी को ये चीज़ पसंद ना थी कि मैं फ्लैटों के किराए से हाथ से पैसे बना रहा था। वो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि मेरी कोई बाकायदा नौकरी क्यों ना थी और मैं माँ तनहा क्यों नहीं ले रहा था। इन्होंने मेरे अरमानी सोर्स घड़ियाँ और दूसरी चीज़ों के बारे में कोई सवाल ना पूछा। बाज़ दफ़ा जब आप मरोजा सुलूक से हट कर रहन सहन अपनाते हो तो बाज़ औक़ात ज़िंदगी हासिल मुश्किल हो जाती है। जब मैं किसी को ये कहते सुनता हूँ कि इसकी मजमूई हैसियत $1 मिलियन या $1,00,000 है तो मुझे खौफ आने लगता है। मजमूई हैसियत के सही ना होने की एक बड़ी वजह यह है कि जो ही आप अपने असासे बेचना शुरू करते हैं तो गवर्नमेंट मुनाफा पर अजाफी टैक्स आयद कर देती है।
बहुत से लोग महज इस वजह से माली मुश्किलात में गिरफ्तार हो जाते हैं क्योंकि इन्हें पैसों की कमी का सामना होता है और इस कमी को पूरा करने के लिए वो अपने असासे बेचते हैं। पहली बात तो ये है कि इनके ज़ाती असासे असल कीमत जो इनकी ज़ाती बैलेंस शीट में दर्ज होती है बहुत ही कम कीमत पर फरोख्त होते हैं और अगर इन पर मुनाफा होता है तो फिर मुनाफा पर गैन टैक्स आयद हो जाता है। चनाचा हुकूमत दोबारा मुनाफा में से अपना हिस्सा निकाल लेती है और इस तरह कर से गलो खलासी के लिए इन्हें जितनी रकम दरकार होती है इसमें कमी वाक़या हो जाती है। इसलिए मैं मुतअद्दिद बार ये कह चुका हूँ कि किसी शख्स की मजमूई हैसियत इसके तहमीने से आम तौर पर थोड़ी होती है। अपना कारोबार करने की सोचो, दिन को नौकरी करो, असासे खरीदने शुरू करो, माली बोझ और ज़ाती असासों की खरीदारी से बचो क्योंकि जब एक दफ़ा आप इन्हें इस्तेमाल में ले आते हैं तो फिर इनकी कीमत नहीं होती। यूँ ही आप बिल्कुल नई कार को खरीदने के बाद चलाकर गराज से बाहर निकालते हो तो इसकी कीमत 25% कम हो जाती है बावजूद कि आपका बैंकर इसे सच्चा असासा करार दे। यह असासा नहीं, मेरी $400 की टाइटैनियम कार की कीमत $150 रह गई जो ही मैंने इसे सड़क पर उतारा।